दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और टॉपिक का नाम है सेल। सेल के रिगार्डिंग जितने भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से अपने क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को अपन यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल के इंट्रोडक्शन से, फिर अपन पढ़ेंगे सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, हर एक चीज अपन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेल के इंट्रोडक्शन से। चलिएगा यहां पर लगाइएगा सेल। आप सभी को पता होगा सेल क्या है। अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। भाई सेल क्या है? अपनी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब कि मानव के जीवन की जो कार्यात्मक, इसके अलावा जो मूलभूत इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। जो सेल है उसके मेन कितने पार्ट होते हैं? मेनली जो सेल है उसके 3 पार्ट होते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। और लास्ट जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में अपन केंद्रक बोलते हैं। ठीक है। सेल क्या है? अपने शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। एक एक करके तीनों पार्ट को अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। देखिएगा, जब बहुत सारी सेल जुड़ती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपन टिश्यू बोलते हैं। और जो सेल की अगर स्टडी अपन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट अपन यहां पर अब चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। और पहले पार्ट का नाम क्या है? यहां पर अपन हेडिंग लगाएंगे और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं आखिर ये क्या होता है। तो देखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? एक आउटर बाउंड्री है। क्या? एक आउटर बाउंड्री है सेल की। आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। इसके अलावा ये क्या करता है? ये अलाउ करता है कुछ कुछ ऐसे सबस्टांस को जो क्या कर सके? सेल के अंदर आ सके और सेल के अंदर क्या कर सके? कुछ तो अंदर आ सकते हैं और कुछ अंदर बाहर जा सकते हैं। तो ये अलाउ करता है सबस्टांसेस को, किस चीज के रिगार्डिंग है? टू इंटर और लीव द सेल। कुछ तो क्या होंगे? सेल को छोड़ करके चले जाएंगे और कुछ सब्सटेंस सेल के अंदर आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है? तो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनता है। लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके भी कितने, इसके अंदर भी कितने होते हैं? 3 इंपॉर्टेंट लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं उसकी अपन यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखो, नेक्स्ट यहां पर उन 3 मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि यहां पर आपको बताना चाहूंगा, फोस्फोलिपिड हो गया। फोस्फोलिपिड हो गया। फोस्फोलिपिड कितना? लगभग 75%। इसके अलावा नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल हो गया। कोलेस्ट्रॉल कितना? लगभग 20%। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड हो गया। और ग्लाइकोलिपिड कितना हो गया? तो ये हो गया 5%। फोस्फोलिपिड है 75%, कोलेस्ट्रॉल है 20% और ग्लाइकोलिपिड है 5%। और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्या है? ये तीनों ही लिपिड मॉलिक्यूल है। क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल है। और ये क्या काम कर रहे हैं? तो ये काम कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? याद रखना यहां पर। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर
अगर मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहूँ तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और वो क्या है, तो देखिएगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, कोई सबस्टांस क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और उस चीज को छोड़ करके जा रहे हैं। अब जो सबस्टांस हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, पार करने की कोशिश कर रहे हैं एक्रोस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि कुछ तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इनके बीच में जो क्या हो रहा है, एक प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, लगातार क्या चल रहा है, आवागमन चल रहा है कि कुछ सबस्टांस सेल के अंदर आ रहे हैं और कुछ सेल के तरफ से बाहर जा रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट है, आखिर ये मूवमेंट किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, ये तो अपने को पता होना चाहिए। तो जो मूवमेंट है वो दो तीन अलग अलग प्रोसेस है, जैसे कि एक पेसिव प्रोसेस है। क्या, एक पेसिव प्रोसेस है जिसमें किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, बस क्या होगा, जहां पर हाई कंसंट्रेशन होगा और जिधर लो होगा अपने आप क्या करेंगे, सबस्टांस चले जाएंगे। इसमें भी क्या है, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। नेक्स्ट आप यहां पर मेंशन कर सकते हो फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया। और लास्ट अगर आप यहां पर मेंशन करो तो लास्ट जो मूवमेंट आएगा वो हो रहा है ओस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, ओस्मोसिस में क्या है, एक स्पेशल काइंड की क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, ओनली जो वाटर होता है उसी को क्या करती है, डिफ्यूज करती है। और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कुछ सब्सटेंस को आने देती है और कुछ को जाने देती है। क्लियर है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर अपना जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो अपना यहाँ पर कवर होता है। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, और वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगी सेल का सेकंड पार्ट, और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अपना यहाँ पर जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट कौन सा मैंने आपको बताया था, सबसे पहला मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है फर्स्ट नंबर पे। इसके अलावा नेक्स्ट अब अपन यहां पर डिस्कस करेंगे सेकंड साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है भाई, देखो साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म एक सेलुलर कंटेंट है। क्या, एक सेलुलर कंटेंट है। और इस सेलुलर कंटेंट के अंदर क्या होता है, ये सेलुलर कंटेंट किसके बीच पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो सेल की जो मेम्ब्रेन मैंने बताई थी, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर कहीं ना कहीं न्यूक्लियस है, तो उसके बीच में जो ये सबस्टांस रह चुका है, यहां पर क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके अलावा इसके दो इंपॉर्टेंट डिवीजन होते हैं, टू डिवीजन होते हैं, इसके भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। और दो कौन कौन से होते हैं, एक तो होगा साइटोसोल, पहला पार्ट होगा साइटोसोल और दूसरा होगा ऑर्गेनली। क्या होगा, ऑर्गेनलीज, मतलब कि सेल के जो ऑर्गन्स हैं वो जो अलग होंगे, और साइटोसोल जो फ्लूइड है सेल के अंदर पाया जाता है वो अलग होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे साइटोसोल की, फिर अपन देखेंगे ऑर्गेनली के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप हेडिंग लगाना साइटोसोल। अब आखिर साइटोसोल क्या होता है, तो साइटोसोल एक प्रकार का फ्लूइड पोर्शन है। ये एक प्रकार का क्या है, फ्लूइड पोर्शन है। और इस फ्लूइड पोर्शन का कितना होता है, लगभग ये सेल का 55% होता है, 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम, टोटल सेल का लगभग 55% होता है। और इसके अंदर अगर यहां पर बात करूं तो 75 से लेकर के लगभग 90% क्या होता है, इसके अंदर वाटर पाया जाता है। इसके अलावा बाकी कौन कौन से पार्ट जो इसका मिलकर बनते हैं, जैसे कि आयंस हो गए, ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, इसके अलावा फैटी एसिड हो गया, और भी बहुत सारे सबस्टांसेज हैं जो कि साइटोसोल को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर अपन नेक्स्ट बात करेंगे और वो देखेंगे ऑर्गेनल्स के बारे में। ऑर्गेनली बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। अब कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, देखिएगा सबसे पहले अगर यहां पर बात करूं, क्या, जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल की अगर यहां पर बात करूं, जैसे कि सेंट्रोसोम है। ठीक है, सेंट्रोसोम के अलावा राइबोसोम हो गया,
राइबोसोम के अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या है, सेल के ऑर्गेनेली हैं और इन सब का अपना एक फंक्शन होता है। तो एक एक करके अपन यहां पर देखेंगे और सबसे पहला आप यहां पर हेडिंग लगाना, अपन यहां पर डिस्कस करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में। चलो अब सेंट्रोसोम के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो सेंट्रोसोम क्या है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के पास, नियर न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो तो क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, दो तो क्या होते हैं इसके अंदर, सेंट्रियोल्स होते हैं। और कहां पर होते हैं, इन इट्स सेंटर, वो इसके सेंटर में होते हैं, ठीक है। अब सेंट्रोसोम कब काम आता है, जब सेल के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, मतलब सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन होगा। और तब क्या पाया जाएगा, तब यहां पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, क्या, तब वहां पर सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन यहां पर चलेंगे और अपना जो नेक्स्ट ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम क्या होगा, उस ऑर्गन का नाम होगा राइबोसोम। क्या होगा, उस ऑर्गन का नाम होगा राइबोसोम, ठीक है। देखो नेक्स्ट लगाना राइबोसोम। और राइबोसोम की जब भी बात आए तो आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, ये क्या है, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है। सेल में मोस्ट ऑफ जितना भी प्रोटीन बनता है वो सब क्या होता है, राइबोसोम के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, सबसे पहले अपन यहां पर राइबोसोम के अंदर बात करेंगे तो पहला पॉइंट लिखना, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, मैड अप, ये मिलकर बनता है आरएनए से। और आरएनए में भी कौन सा, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, क्या प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन कहां पर होता है, एंड प्रोटीन वो कहां पर होगा, न्यूक्लियोलस में। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं यहां पर तो वो होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की क्या है, एक प्रकार से जगह है, पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट राइबोसोम कहां पर पाए जाते हैं, तो ये सिचुएटेड होते हैं, सिचुएटेड ऑन, कहां पर, रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। याद रखना, रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ऑर्गन यहां पर मेंशन करना। और नेक्स्ट अपन यहां पर देखेंगे किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। चलो लाइसोसोम का देखिएगा, तो ये क्या है, ये किसका पार्ट है, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, इसे सुसाइडल पाउच भी कहा जाता है। सुसाइडल पाउच या फिर कोशिका की आत्मघाती शैली भी इसे कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी इसे कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये किसका पार्ट है, इसके अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, इंट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो भाई, ये सेल ऑर्गेनी क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं सेल का जो प्रोटीन वाला पोर्शन है, इसके अलावा जो अदर कार्बोहाइड्रेट है, उन सबको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, उन सबको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखना, लाइसोसोम को सुसाइडल पाउच भी कहा जाता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि क्या करते हैं, कभी भी सेल के ऊपर संकट ला सकते हैं, सेल को किल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर चलें और नेक्स्ट आप यहां पर स्ट्रक्चर लगाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स किस चीज का है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसका होता है, मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स का। तो नेक्स्ट आप मेंशन कर सकते हो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द, किसका होता है, मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स का।
मेम्ब्रेनस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कहां पर होता है? जो न्यूक्लियर है और जो सेल मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। इसकी क्या होती है? इसकी दो फॉर्म पाई जाती हैं, जिसमें से एक फॉर्म तो क्या होती है, किससे अटैच होती है? राइबोसोम से अटैच होती है। राइबोसोम से अटैच होगी, उसे तो क्या कहा जाएगा? उसे ग्रेन्युलर, मतलब ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, ग्रेन्युलर या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक कहा जाएगा। और जो दूसरी फॉर्म होगी वो क्या होगी? फ्री ऑफ राइबोसोम होगी, मतलब वो राइबोसोम से नहीं जुड़ती है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एग्रेन्यूल्स। क्या कहा जाएगा? ग्रेन्युलर, या फिर क्या कहा जाएगा? स्मूथ ईएमआर, क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और ऑर्गन का नाम क्या है? तो उसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे क्या कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर गोल्जी बॉडी के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। अब आखिर ये ऑर्गन सेल के अंदर रह करके क्या काम करता है? तो देखिएगा, ये एक थिन मेम्ब्रेनस सैक होता है, थिन मेम्ब्रेनस सैक होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं? ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट पूरे सेल के। इसके अलावा ये किसके अंदर काम करता है? तो जो सेल जो राइबोसोम प्रोटीन बना रहा था उस प्रोटीन को क्या करेगा? उस प्रोटीन का प्रोसेसिंग के अंदर एंड पैकेजिंग के अंदर। यहां पर क्या हो चुका है? प्रोटीन तो बन चुका है, प्रोटीन का प्रोसेसिंग में और पैकेजिंग करेगा ऑफ प्रोटीन का। कब करता है? ड्यूरिंग देयर ट्रांसपोर्टेशन। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है इसे सेल का। क्लियर है? ये गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहां पर चलेंगे, और नेक्स्ट आप यहां पर ऑर्गन लगाना, और वो ऑर्गन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो यहां पर आप मेंशन कर सकते हो पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। डायमीटर कितना होता है? तो इसका डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। क्या होता है? इसका डायामीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा पावर हाउस कहा जाता है, और इसके अंदर लार्ज नंबर में क्या पाए जाते हैं? इसमें एक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। भाई लार्ज नंबर में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा लीवर के अंदर। इसके अलावा जो मसल्स हैं या फिर जो किडनी है वहां पर ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर खुद का क्या होता है? खुद का डीएनए होता है, O1 डीएनए होता है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पाया जाता है, और वहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहा जाएगा। क्या? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहा जाता है। क्लियर है? अब तक अपन ने यहां पर क्या देखा? अपन ने यहां पर देखा कि जो सेल के ऑर्गेनली थे, साइटोप्लाज्म के अंदर दो दो भाग बांट दिए गए थे, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनली, जिनको अपन ने कंप्लीट कर लिया। और लास्ट अपन यहां पर चलेंगे, जो सेल का सबसे लास्ट पार्ट बच चुका है, थर्ड नंबर का, और उसका नाम क्या होगा? तो थर्ड नंबर पे यहां पर आप हेडिंग लगाना न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में अपन यहां पर कंप्लीट बात करेंगे, और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस को केंद्रक भी कहा जाता है। क्या? इसे केंद्रक भी कहा जाता है। ये भी क्या होता है? ये ओवल शेप का ऑर्गन है। ओवल शेप का क्या है? एक ऑर्गन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। सेल का जो भी आनुवांशिक मटेरियल होता है वो सब इसके अंदर पाया जाता है, और वो किस फॉर्म में होता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। उन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। इसके अलावा
जो इसकी स्ट्रक्चर है वो चारों तरफ से क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन भी इसकी तरफ चारों तरफ पाई जाती है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है। न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, मतलब कि एक प्रकार क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन किसके चारों तरफ पाई जाती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है, इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करें, और नेक्स्ट आप बी नंबर पे पॉइंट मेंशन कीजिएगा, इसी के अंदर एक और स्ट्रक्चर क्या होती है, न्यूक्लियोलाई होती है। अब न्यूक्लियोलाई क्या होती है, तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस जो राइबोसोम रखता है, क्या राइबोसोम को रखता है, ठीक है। और जो स्पेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस की, वो होती है न्यूक्लियोकेन अणु। इसके अलावा इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाई जाती है, जीन, क्या जीन पाई जाती है, और जो क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यहां पर मैं बात करूं, क्या होते हैं ये, कहां पर पाए जाएंगे, ये क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम क्या है, जीनोम। ये क्या है, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहां पर पाई जाती है, कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, कहां पर पाई जाती है, जीनोम के अंदर। अब देखिएगा यहां पर अगर मैं एक जीनोम की बात करूं, तो जो ह्यूमन के जीनोम होते हैं वो लगभग 30,000 जीन को रखते हैं, कितने, 30,000 जीन्स को कंटेन करके रखते हैं। क्लियर है भाई। तो यहां पर अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था सेल, वो अपना यहां पर कंप्लीट होता है, और जिसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट देख लिया है कि क्या है, सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। इसके अलावा इसके तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट थे जिनको अपन ने यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट करके देख लिया है, सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इसके अलावा मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।